तारीख पर तारीख के पीछे ये सत्ता है, ये सरकार है जो इस चीज को कर रही है। हम सीएपीएफ के नींव के पत्थर हैं। हमने राष्ट्र के विकास के लिए नींव रखी है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं। अगर सीआरपीएफ का इतिहास पढ़ोगे तो आपको राष्ट्र का इतिहास उसमें प्रतिबिंबित होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नक्सलवाद हो। ये जो अब भावना जो सरकार चाहती थी कि फूट डालो और राज करो, तो उसमें सफल हो गई सरकार। जो जज हैं वो इनको अपने सामने नहीं बैठने देंगे, तो उनकी मानसिकता वो और भी ज्यादा आईपी है। भाई इसका तो फिर आईपी चेक कर लो ना जी। जिन्होंने ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल लेके आए हैं, ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी जाएंगे। आपातकाल जो लगा था, आपातकाल इमरजेंसी जो लगी थी, आज तक कांग्रेस मुंह दिखाने के लिए नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सरकार भी इस बिल के लिए पश्चाताप करेगी। जो कश्मीर में जो बटमालू का बस अड्डा है, वहां आवाज लगती थी सोपुर कोपुर ओपुर, मतलब सोपुर जाओ, कुपवाड़ा जाओ या ओपुर जाओ। ये कश्मीर की बात है। अन्याय करके कोई शासन व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। सर बहुत संक्षेप में सबसे लास्ट में, एक तो रावण कौन है ये बता दें, ये बता दें, है ना, और बिल्कुल, और शकुनी कौन है ये बता दें। जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, वो सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। निश्चय कर अपनी जीत करें, हमारी जीत होगी होगी होगी। आप इसको लिख लो कहीं। ये जो अगस्त का स्टेटस अभी सरकार ने रोका है, ये सरकार को देना पड़ेगा। ये सरकार नहीं होगी तो कोई दूसरी सरकार देगी। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं दी एज। कंटेम्प्ट पिटीशन की सुनवाई के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया कि 27 अप्रैल को कैसे 13 से 18 हज़ार सीएपीएफ काडर अफसर जो हैं उनका किस तरह से पदोन्नति होगी और किस दिशा में बढ़ेगी उनके आने वाले जीवन में पूरी जो उनकी पोस्टिंग्स हैं, जो सर्विस है, उसको लेकर फैसला होने वाला है। मगर उसी से पहले अभी हमने थोड़े समय पहले आपको अवगत कराया उस एक हलफनामे से भी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि अभी समय चाहिए क्योंकि मल्टी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं, डीओपीटी इन्वॉल्व है। तो क्या अब ये केस भी वही तारीख पे तारीख वाला जो एक नमूना है बनने वाला है, या फिर इसके अंदर कोई एक सब्सटैंशियल, कोई एक कॉन्क्रीट इसमें फैसला निकल कर सामने आएगा? उसी पर बात करने के लिए के शर्मा सर से आज मौका मिला है। रिटायर्ड आईजी सीआरपीएफ, बात करेंगे और समझेंगे क्या है तारीख पे तारीख वाला मुद्दा तो नहीं बनने वाला है। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आपको नमस्कार, और विशेष तौर से आपके चैनल को, क्योंकि आपने जिस संतुलित ढंग से ये मुद्दा उठाया है, जिस संवेदना के साथ ये मुद्दा उठाया है, उसको सभी लोग, जो भी संवेदनशील लोग हैं, सब बहुत पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद सर। कोशिश यही थी कि जो वास्तविकता है सामने लेके आई जाए, उसी वास्तविकता पे बात करते हैं। अभी आपकी समझ में जब तक ये हलफनामा आया है, और क्योंकि 27 का इंतजार बहुत लंबे समय से कंटेम्प्ट पिटीशन सीएपीएफ एक्ट बनने के बाद, आपकी समझ में क्या है, कैसे देखते हैं इसे? क्या वही तारीख पे तारीख? मैं आपके साथ सहमत हूँ कि ये जो तारीख पे तारीख का जो सिलसिला चला है, हालांकि लोग बाग न्यायालय को दोष देते हैं, लेकिन इस केस से, विशेष तौर से इस केस में तो लगेगा कि जनता के सामने आ रही है बात ये कि ये तारीख पर तारीख के पीछे ये सत्ता है, ये सरकार है जो इस चीज़ को कर रही है। भाई 12 में से ये केस शुरू हुआ जी। हम 15 में जीते, फिर 16 में जो गए ये सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर 19 में हम वहाँ से जीते, फिर ये सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में चले गए, फिर 25 में जीते, अब फिर ये उठा के ये काला कानून ले आए हैं। तो ये जो चीज़ है, ये तारीख पर तारीख, ये न्यायालय की वजह से नहीं है, ये सत्ता की वजह से है तारीख पर तारीख जी। अच्छा सर, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये कि जब हम बात करते हैं सीएपीएफ काडर अधिकारियों की, और ख़ासकर उन्होंने जो अभी ऑपरेशन सारे किए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे आईपीएस का भी इंटरव्यू किया है इसमें, उनकी तरफ से जो बात निकल कर आई वो ये कि आईपीएस की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है सीएपीएफ में। जो भी ऑपरेशन जिस तरीके से होते हैं वो निपुणता से हों और वो एकदम सही ढंग से हों, उसके लिए आपका इस पे क्या मानना है? देखिए, मैं आपके सामने स्पष्ट करूं, क्या आपने तो बहुत विस्तार से इसकी कवर किया है, क्या किसी सीएपीएफ अधिकारी ने कहा कि आईपीएस नहीं आने चाहिए? कहा कभी? जी। आईपीएस आ रहे हैं और आईपीएस
के विरुद्ध में कहीं किसी ने कहा ही नहीं आज तक। जी। क्या सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आईपीएस नहीं आने चाहिए? भाई उन्होंने ये कहा कि ओगस के हिसाब से जहां तक आईजी रैंक तक, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक तक कैडर को प्रमोशन मिलना चाहिए, इतनी सी बात थी जी। इल्तिजा थी कि हक दे दो, जो हमारा है वो हमें दे दो, ये था केवल। तो इसमें आईपीएस उनकी सेवा है, प्रतिष्ठित सेवा है, अच्छी सेवा है और उन्होंने भी देश के लिए काम किया है, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है जी। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने हमें न्याय दिया है जी। उसको आप देने दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। वो एक अलग इशू है और उस पर कभी बात होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन आईपीएस एक सभी भारतीय हैं, जैसे हम लोग भारतीय हैं वो आईपीएस भी भारतीय हैं। तो इसमें कोई ऐसी, मेरे कम से कम मुझे कोई आज तक सीएपीएफ का अधिकारी नहीं मिला जिसने कहा हो कि भाई आईपीएस डेपुटेशन पे नहीं आने चाहिए। ओके। आ रहे हैं वो, पर ये विरोध लाया कौन, ये मुद्दा कौन लाया कि हम आईपीएस का विरोध कर रहे हैं? जी। भाई आप बताइए, आज तक आपसे किसी सीएपीएफ अधिकारी ने कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। जी। फिर ये मुद्दा आया क्यों? ये मुद्दा बिना बात के मुद्दा बनाया जा रहा है। हम तो कहते हैं भाई कि केवल आईजी रैंक तक की बात है, बाकी तो आईपीएस आ ही रहे हैं। जी सर, आपने कहा कि कौन से अधिकारी ने कहा, मेरी बात हुई साहब से जी से, वो भी सेवानिवृत्त हैं, काडर ऑफिसर हैं, उन्होंने ही कुछ चीज़ें बताई। उनका साफ कहना था कि जब आईपीएस डेप्यूटेशन पर आते हैं तो उनको ग्राउंड लेवल की जानकारी नहीं होती है। उसके बाद जब वो अधिकारी बनकर आते हैं तो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स देते हैं। बात शुरू होती है यहाँ से। आईपीएस के विरोध में नहीं है, मगर जो पूरी संरचना है, प्रणाली है, जिस तरीके से काम कर रही है, उसमें आईपीएस को ऐसी जगह लाकर रखा जाता है जहाँ से फ़र्क पड़ता है सारी चीज़ों पर। ये बहस वहाँ से शुरू होती है। नहीं, आपकी बात सही है। अब डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट को आप इसरो का अध्यक्ष बना दें, जिसने कभी मिसाइल के बारे में नहीं सीखा हो, या मिसाइल वाले को आप डीआरडीओ का बना दें अध्यक्ष, तो वो काम नहीं चलता है। बेसिकली आप जब ग्राउंड में जाते हैं, आप जब ग्राउंड में लड़ते हैं, आप जब, भाई पूरा का पूरा जो लड़ाई स्वदेशी की हो रही थी जी, भाई वो क्या है कि हमारा जो जहाँ से उपजा है वो उसको वहीं फलने फूलने दो। भाई जब पहली बार नेहरू जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि भाई अभी कुछ दिनों और आर्मी के जनरल को इसमें बन रहने दो जी, भारतीय फौज में, यहाँ का जो कमांडर इन चीफ, जी, तो उसका विरोध किया गया। उनसे ये कहा गया कि श्रीमान जी ऐसे तो फिर ये है कि वहाँ जो प्रधानमंत्री भी आप क्यों बन रहे हो, वो भी वहाँ से लाके किसी को रख दो। भाई बेसिक ये है, किसी भी लोकतंत्र का सार ये है, किसी भी स्वराज्य का सार ये है कि जो आदमी के मनुष्य के भीतर जो बेहतर से बेहतर प्रतिभाएं हैं वो निखर के सामने आए। जी। और वो जब ये आती हैं जब आपको स्वतंत्रता होती है, आपको अपने ऊपर अपने विचार व्यक्त करने की, उस पर अमल करने की आपको जब स्वतंत्रता होती है तो राष्ट्र का विकास होता है। भाई जो माननीय मोदी जी हैं वो भी तो ये कहते हैं कि भाई मेक इन इंडिया क्या है, क्या हम जर्मनी से अच्छी कोई चीज बना पा रहे हैं अभी? लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी गलती उतने स्तर तक न पहुंचे जी, लेकिन पहुंचेंगे हम वहां तक। ये वही भावना है कि जो जहां उपजा है, जो 35 साल 40 साल तक नौकरी कर रहा है, उसके अनुभव को लो, उसको बेहतर ट्रेनिंग दो। अगर आप सोचते हो कि उसमें कोई कमी रह गई तो बेहतर ट्रेनिंग दो, और आप सोचते हो कि नहीं नहीं साहब ये तो नहीं हो सकता, तो आप और भी जो रिक्रूटमेंट है उसमें और 3 चीजें घुसा दो कि भाई इसका टेस्ट और होगा, इसका टेस्ट और होगा, इसका टेस्ट और होगा। जी। लेकिन अल्टीमेटली हमें राष्ट्र के विकास के लिए करना है, न कि ये मानसिकता कि हम इस पे कब्जा कर लें या हम इस पे कब्जा कर लें। ये चीज़ सोचना ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जब भारतीय जनरल बने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो सेना ने अच्छा काम किया जी। तो, लेकिन फिलहाल के लिए जो अभी मुद्दा बना दिया गया है वो मुद्दा ठीक नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि आईपीएस ना आए। हम हमारा आपने एक चीज़ कही कि इस पर कब्जा कर लें, इस पर कब्जा कर लें। कौन करना चाह रहा है कब्जा? भाई देखिए कि जब
बीएसएफ बनी, जी तो वहाँ जिन्होंने उसकी स्थापना की, ठीक है, जी सीआरपीएफ में हमारे डीजी कनितकर थे, वहाँ रुस्तम जी थे, जी और उसके बाद भी बेहतरीन से बेहतरीन आईपीएस अफसर आए। जी उन्होंने, और उस समय तत्कालीन जो गृह सचिव थे, सबने मिलकर ये लिखा कि भाई अभी ये अधिकारी, क्योंकि ये बल संगठन नए बन रहे हैं, जी तो जैसे जैसे इनका विकास होगा जी और इसमें जो अधिकारी आ रहे हैं ये एक सीनियर हो जाएंगे, जी तो इसकी बल की कमांड इनको ही दे दी जाए। जी बिल्कुल। ये उनका उद्देश्य था, और उन्होंने ऐसा नहीं कि जवानी जमा खर्च कर दिया हो, उन्होंने इस चीज को फाइल पे लिखा है। ओके। चाहे वो रुस्तम जी हों, जी चाहे कानितकर साहब हों, या एलपी सिंह जो गृह सचिव थे, जी उन लोगों ने लिखा जी कि भाई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनकी विजन थी भाई, वो दूर तक देख पाते थे कि आज नहीं तो कल मान लो सरकार आज रोक भी ले, तो ये क्या आप, अच्छा एक मैं प्रश्न आपसे पूछता हूँ एक इंडिविजुअल के रूप में, जी क्या ये संभव है कि ये अनंत काल तक चलता रहेगा? क्या चीज़? कि ये जो आईपीएस का वर्चस्व है जी ये अनंत काल तक चलता रहेगा? तो शाश्वत तो कुछ भी नहीं है इस तरह से। वही तो मैं कह रहा हूँ कि शाश्वत नहीं है, और जो चीजें जो राष्ट्र के हित के लिए हो जी वो होनी चाहिए। और देखिए, बीज जो है जब पेड़ बनता है तो बीज अपवर्क हो गया, मतलब उसकी ही मोक्ष हो गई, मोक्ष हो गया कि उसने जो बेहतरीन चीज दे सकता था वो दिया। जी आईपीएस यहाँ आए जी उन्होंने बेहतर काम किया, जैसे बीएसएफ रुस्तम जी ने बनाई, कनितकर साहब ने काम किया, केपीएस गिल सीआरपीएफ में रहे, बहुत सारे आईपीएस अफसर रहे जिनकी सीएपीएफ ऋणी है। जी 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 उन लोगों ने बनाया, उनका विजन था, उन्होंने कहा भी जी कि भाई कल को ये लोग आगे आएंगे तो इनको भी प्रमोशन दिया जाए। वो मेरी तेरी की भावना वहां थी नहीं। हमने तो काम किया है, स्वर्गीय श्री केपीएस गिल सर के साथ काम किया है, हमने श्री डीडी गुप्ता सर के साथ काम किया है, बेहतरीन एमपी कैडर के अफसर थे जी। तो ये जो अब भावना जो सरकार चाहती थी कि फूट डालो और राज करो, उसमें सफल हो गई सरकार। हमें आईपीएस से हम क्यों, हमें कोई न तो द्वेष भावना है न कुछ है, भाई आप एक सेवा है आपकी, आप देश में सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सर क्या आईपीएस पे ऐसा ही मानते हैं जैसा आप कह रहे हैं? अगर आप जैसे कह रहे थे लोगों के साथ काम किया, मैं तो जब तक हम लोगों ने काम किया, जहां तक काम किया, तो हमें कोई, जिनके साथ हमने काम किया, कोई ऐसी बात महसूस नहीं होती थी। पुराने समय में जो आईपीएस थे उनका दिल भी बड़ा होता था, दिमाग भी बड़ा होता था, और वो बेहतरीन मैन मैनेजमेंट में बेहतरीन लोग थे। सर मगर बात यह है कि जो लोग चले गए, बात उनकी नहीं है, बात उनकी जो भी सेवा में है, क्योंकि पदोन्नति भी उन्हीं की होनी है। आप जैसे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आप हो सकता है कि उस कॉज के लिए लड़ रहे हो, मगर जिनकी लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है वो अभी जो कार्डर ऑफिसर्स हैं उनकी बात है। बहुत सारे आईपीएस से हम लोगों ने बात करी, उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन सीएपीएफ कार्डर ऑफिसर और एन आईपीएस। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको आईपीएस से दिक्कत नहीं, दूसरी तरफ आईपीएस का ये बयान आता है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अब ऐसा है कि उनकी सोच, उनको मुबारक जी भाई। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ यही सोच अगर उनकी है कि वो कंपैरिजन, बिल्कुल ठीक बात है उनकी। भाई कंपैरिजन कैसे हो सकता है? एक तरफ राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले सारे लोग हैं जी। एक तरफ अपनी सुविधाओं की कोई चिंता नहीं करने वाले लोग हैं जी। एक तरफ देश पर मर मिटने वाले लोग हैं, जिनके लिए जब तक हैं हम राष्ट्र प्रथम, जब तक है दम राष्ट्र प्रथम, इस भावना से देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं। हम तो इस कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। तो अब उनको क्या क्या कह रहे थे, क्या प्याज और लहसुन, क्या कंपैरिजन नहीं हो सकता? अलग अलग एग्जांपल देकर के स्टोन्स एंड स्टिक्स और अलग अलग चीज़ें, इस तरीके से कोई कंपैरिजन नहीं है कि आम और सेब का नहीं है, ऐसे करके उन्होंने। हाँ, जिसको आम अच्छा लगे वो आम खाता है, जो सेब अच्छा लगे वो सेब खाता है। ये सब जिनकी कोई, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो हमारा विवाद है इसको निम्नतम स्तर पर ले जाती हैं। ये हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं प्रत्येक मानव की
उच्चता में विश्वास रखता हूं। मैं ये विश्वास रखता हूं कि अगर मानव को श्रेष्ठतम स्तर तक ले जाया जा सकता है, जब वहां गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 1 से 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो क्या था, उन्होंने ऐसा कर दिया कि 1 से 1.25 लाख से लड़ाने की बात कर रहे थे, वो मानव को वहां तक ले जाने की बात कर रहे थे। ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, उनकी मानसिकता बहुत तुच्छ है। जो मानव के विकास में जिनको विश्वास नहीं है, मैं वो व्यक्ति हूं जो हर एक व्यक्ति के मानव के विकास में यकीन करता हूं। मणिपुर का अभी एक मुख्यमंत्री बने थे, वो तो कांस्टेबल थे बीएसएफ में। ये शिंदे साहब थे या ये शरद पवार थे, ये सब इंस्पेक्टर रहे हैं जी। तब तो इन्होंने नहीं कहा भाई नहीं हो सकता ऐसा कुछ। ये सब देखिए, हमसे एक हमारे सीनियर अफसर थे, वो कहते थे देखो कोई कहाँ चला गया, किस रैंक पे आ गया, ये एक तो उसको मिली हुई सुविधाएं जी, उसको मिला हुआ चारों तरफ का वातावरण जी, और एक विशेष समय में जो कुछ हो गया उसकी वजह से है। ओके, आप इसको कहो कि आप बहुत बड़े आर्किमिडीज थे या न्यूटन थे या आप मतलब वो E=mc² का आपने ही आविष्कार कर दिया। अगर इतने ही महान थे तो भैया हमारे यहाँ क्यों नहीं सैटेलाइट और इतनी भारत विकास कर रहा है। अगर आप इतने ही जैम हो और हम लोग पत्थर हैं, चलो ठीक है, हम तो नीम के पत्थर हैं, हम CAPF के नीम के पत्थर हैं। हमने राष्ट्र के विकास के लिए नींव रखी है। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं। अगर CRPF का इतिहास पढ़ोगे तो आपको राष्ट्र का इतिहास उसमें प्रतिबिंबित होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो नक्सलवाद हो। आप जब भी उसको पढ़ोगे, जब भी उसको देखोगे तो भारत का इतिहास प्रतिबिंबित होगा। और हम इस बात के लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि हमने देश को एक रखा है और खून पसीने की उससे एक रखा है। इन हाथों में हमने शहादत जिन जवानों ने दी है, इन हाथों से उनको उठाया है। तो इन बातों में अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल आइंस्टीन हूं, तो वो करते रहे इस तरह की बात जी। ये बात क्षुद्र मानसिकता की है जो इस तरह की बात करता है। फिर तो जो जज हैं वो इनको अपने सामने नहीं बैठने देंगे कि उनकी मानसिकता वो और भी ज्यादा IQ है। भाई इसका तो फिर IQ चेक कर लो ना जी। ये जो कहता है उसकी बात को मैं केवल कहूंगा ये बात ठीक नहीं है, क्षुद्र मानसिकता वाली बात है और ये देश को नीचे ले जाने वाली बात है। ये इसमें कोई दम नहीं है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये बहुत ही निम्न मानसिकता आपके शब्दों के हिसाब से, मगर अगर यही मानसिकता आपने जिन फोर्सेस का नाम लिया बकौल जो आपने कहा उसको ही कोट करते हुए, अगर यही मानसिकता कोई भी व्यक्ति अगर रखता है और फिर आप ही की फोर्सेस जिनके शौर्य गाथा आपने पूरी बताई उन्हीं की कमांडिंग पोजीशंस पर पहुंचता है, तो क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे? क्या फ़र्क नहीं पड़ता है उससे? भाई देखो, 2 मुद्दे हैं जी। 2 मुद्दे बिल्कुल अलग अलग हैं जी। एक मुद्दा है कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है जी। वर्तमान में स्थिति ये है कि हमने IPS के डेपुटेशन के विरोध में नहीं हैं। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने डेपुटेशन के विरोध में कोई निर्णय नहीं दिया है जी। ये एक है। कल को विकास के लिए किस तरह आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं जी। या नहीं करना चाहते, वो एक अलग इशू है। ये सरकार सोचेगी भाई। ये तो एक जैसे आपने ही कहा कि शाश्वत कुछ भी नहीं है जी। ये लगातार बढ़ता रहेगा जी, आगे बढ़ता जाएगा जी। बदलाव होता रहेगा, निरंतर बदलाव इसमें रहेगा, हर एक में सुधार होता है। मगर सर इस बदलाव की भेंट क्या चढ़ेगा? इस बदलाव की भेंट चढ़ेगा कोई एक काडर अफसर CRPF का, BSF का, ITBP का या फिर SSB का, जो कि 16 साल इंतज़ार करेगा अपने प्रमोशन के लिए, अगर यही उसकी भेंट उसे चढ़ानी होगी? भाई ये तो देश का दुर्भाग्य है, ये राष्ट्र का दुर्भाग्य है कि जो राष्ट्र अपने वीरों का सम्मान नहीं कर पाता,
ये पूरे विश्व में आप ले लीजिए, कहीं इतना ऐसा नहीं है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है वो एक प्रमोशन 16 साल में होता हो, कहीं विश्व में नहीं है। और ये भी कहीं विश्व में नहीं है कि 4 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट किसी को मिल जाती हो। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसको देखने के लिए काम ही तो सरकार का काम है, वो देखे। जी, तो उन्होंने देखा सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। अब ये ऐसा है कि आपने ही तो कहा कि शाश्वत कुछ भी नहीं है, तो शाश्वत ये भी नहीं है। जिन्होंने ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल लेके आए हैं, ये भी शाश्वत नहीं है, ये भी जाएंगे। ओके। हाँ, ये भी जाएंगे। अन्याय चाहे कंस करे, अन्याय चाहे रावण करे, अन्याय जो भी करेगा उसका अंत तय है। ये आप लिख लीजिए कि अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला, वो उसका अंत तय है, तय है, तय है। सर, आपने कहा अंत तय है, तो क्या उस अंत की तरफ ले जाने में आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में भी जो कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है, उस पर सुनवाई चल रही है, क्या वो भी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है सीएपीएफ काडर की, अगर हम बात करें? मैं तो बिल्कुल यही कह रहा हूं। भगवान, वही जो सिंड्रेला वाली एक कहानी थी, जो बच्चे, आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? जी, पढ़ी। वो सिंड्रेला की तरह हमारे साथ तो व्यवहार हुआ। अच्छा। अब वो वहां, मतलब आप कह रहे हैं सौतेला व्यवहार हुआ? बिल्कुल भाई। ये और क्या किया है सरकार ने? जी। अब वो न्याय की देवी हमारे ऊपर वरद हस्त रखे, और वो जो है कांच का जो जूता अच्छा सा वो हमारे पैर का है, वो हमें मिल जाए। मतलब ये है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी तरफ हम न्याय की देवी की तरह, न्याय के देवता की तरह, अंतिम जो उसकी तरह करबद्ध रूप से एक चातक की तरह, चातक जैसे उसको देखता है, उस तरह हम देख रहे हैं। ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट। मगर सर, ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट के साथ तो फिर अभी ये वाली चीज़ शुरू हो गई है जिसमें कि समय मांग लिया गया है, तो फिर आप कितना इंतजार करने के लिए तैयार हैं इस पूरी चीज़ पर? जब तक है दम, राष्ट्र प्रथम, हम इसको लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। देखिए, आप मुझे बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी तो है, वो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख के बाद भी तो लोग जेल जाते हैं। तारीख पर तारीख के बाद भी तो लोग मर्डर केस में जेल जाते हैं। तारीख पर तारीख के बाद भी तो लोगों को सजाएं होती हैं। तो न्याय मिलेगा यहाँ भाई। ये जो कहावतें हैं उनके अंदर जाओ कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तो ये भी जो अंधेर गिरदी है कि आपने एक तरफ तो आप कहते हैं कि कलम आज उनकी जय बोल, और आपने उसी कलम से लिख दिया कि भाई इनके साथ अन्याय कर दिया जाए, अन्याय कर दो इनके साथ। परशुराम प्रतीक्षा जब लिखी गई 62 के बाद, तो उस दर्द को महसूस करो कि उन्होंने क्या लिखा, दिनकर जी ने, कि वो जो कमरे में बैठ के गलत हुक्म लिखता है, वही है जो जिसने कमरे में बैठ के गलत हुक्म लिखवा दिया। ऐसा है, देखिए चक्र, आप ही तो कह रहे हो कि शाश्वत कुछ भी नहीं है, शाश्वत कुछ भी नहीं है। जिन्होंने अन्याय किया है उनका जाना तय है। सर, बार बार बात घूमकर वहीं आकर रुकती है। कारण ये कि ये पूरा मामला शुरू होता है 2013 से, आपने बताया, उसके बाद फिर 15, फिर 19 और 2025 में भी मई में फैसला आता है, अक्टूबर में रिव्यू पिटीशन लगाई जाती है, वो खारिज होती है, फिर एक फ़ैसला आता है। सीएपीएफ काडर अधिकारियों को उम्मीद की किरण लगती है, जिसमें भी समय दिया जाता है 6 महीने में काडर रिव्यू, 2 साल में प्रोग्रेसिवली आईजी रैंक तक डेप्यूटेशन कम करना। सर, समय ही तो बढ़ रहा है, और समय दूसरी तरफ एक उस अधिकारी का भी बढ़ रहा है, सीएपीएफ काडर वाले का, जो पिछले 10 साल से इंतज़ार में है, जो पिछले 15 साल से इंतज़ार में है, जो पिछले 19 साल से 18 साल से इंतज़ार में है, और प्रमोशन ही नहीं हो रहा है। उल्टी फीती लगाने की बात कहीं कह दी जाती है कि उल्टी फीती लगा दी है केवल और केवल प्रमोशन के नाम पर। ये सीएपीएफ काडर अधिकारी नहीं बताया। तो सर, ये जो इतना लंबा समय है जो बढ़ता जा रहा है, क्या इसका मनोस्थिति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सीएपीएफ में, अधिकारी पे, और अधिकारी से फिर जवान में? बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो है अन्याय का फर्क पड़ता है। देखिए, ये प्रश्न केवल पद का नहीं है जी, ये
केवल प्रश्न वेतन का नहीं है, ये केवल प्रश्न एक आप कहो कि आप केवल आईजी बनने का नहीं है, ये जो प्रश्न है ये स्वाभिमान और सम्मान का प्रश्न है। ये भावना सब अधिकारियों में पैदा कर दी है कि आपके स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, आपके सम्मान को कुचला जा रहा है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार कि भाई समानता का अधिकार, जी, न्याय के सामने समानता का अधिकार और सेपरेशन ऑफ पावर, जो मेन चीज है संविधान की कि भाई जो न्यायालय ने आपको कहा करने को, तो आपने उसको न करके न्यायालय के न्याय को अन्याय में बदलने के लिए आप एक काला कानून ले आए। जी, भाई क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं है। आपातकाल जो लगा था, आपातकाल इमरजेंसी जो लगी जी, थी, आज तक कांग्रेस मुंह दिखाने के लिए नहीं है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये सरकार भी इस बिल के लिए पश्चाताप करेगी। किस आधार पर देखते हैं आप ऐसे? किस आपकी सोच क्या है जब आप ये चीज़ कह रहे हैं? मैं इस सोच पे हूं, मैं सनातन धर्म को मैंने पढ़ा है। जी, मैं विश्वास करता हूं भगवान श्री राम जी, 14 साल भगवान थे, वो भगवान, लेकिन उन्होंने 14 साल वनवास काटा, जी, लेकिन अंत रावण का हुआ। जी, व्यक्ति सोच सकता है कि भाई मैं आ गया, अब मैं नहीं, सब वो कबीरदास ने लिखा है ना, हम ना मरी हैं संसारा। तो आदमी में ये आ जाता है कि भाई मैं तो कुछ मेरा नहीं हो सकता, मैं आ गया सत्ता में, अब मैं अंतिम हूं, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसमें भी न्याय होगा। सर किसी और से उम्मीद है आपको? अगर हम सुप्रीम कोर्ट से अलग हट जाते हैं, आप कह रहे हैं कि सत्ता के बारे में कि ये भी शाश्वत नहीं है, बदलेगा, तो किसी और से उम्मीद है आपको, ऐसा लगता है? बिल्कुल, जब प्राकृतिक न्याय है, सत्ता बदलेगी। जी, बदल गई। उसके अलावा आपको किसी और से उम्मीद है जो कि सीएपीएफ कैडर के लिए जो आपकी मांगे हैं उन पर बात रखेंगे? देखो, हमें तो अपने वो है, जाति जाति रटते रटते पूंजी केवल पाखंड, जात जात मैं क्या जानूं, जात मेरे भुजदंड। जी, तो सीएपीएफ अधिकारियों को अपने ऊपर ही विश्वास रखना पड़ेगा। जी, हमें ठीक है, हमें कोई सहायता दे, हमारे कोई कॉज के लिए आए, हम करबद्ध होकर उसका धन्यवाद अर्पित करेंगे, जी, लेकिन अंतिम लक्ष्य तक ले जाने का एक जो संघर्ष है, जो चीज़ें हैं, वो हमें खुद ही रखनी पड़ेंगी। जो है धीरज धर्म वाला जो तुलसीदास जी का है, कि वो इसी समय जब चारों तरफ अंधेरा हो, जीवन को मृत्यु ने घेरा हो, धीरज धर्म मित्र नारी आपातकाल पर रखिए चारी। तो ये वो इस समय हमें धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रख के संघर्ष होगा। इस बात में यकीन करना पड़ेगा कि हम जीतेंगे। निश्चय कर अपनी जीत करो। जब कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में कि भाई दे सिवा बरमोई है, शिव शुभ कर्मन से कबहू न टरें, जाए लड़ें, अरे से निश्चय कर अपनी जीत करें। तो निश्चय कर अपनी जीत करें, हमारी जीत होगी होगी होगी। आप इसको लिख लो कहीं। ये जो अगस्त का स्टेटस अभी सरकार ने रोका है, ये सरकार को देना पड़ेगा। ये सरकार नहीं होगी तो कोई दूसरी सरकार देगी। सर इससे दो सवाल निकलते हैं। पहला तो ये कि आगे का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, कारण उसके पीछे, क्योंकि अभी तक भी आप लोगों ने हर जगह धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर, यहाँ तक कि महिलाएं जो थीं वो भी सड़क पे उतरी, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कहीं, मगर कहीं से भी कुछ वार्ता या कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिखा जो सामने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कोई किसी से मिला हो, बातचीत हुई हो, वो एक अलग चीज़ है, मगर पब्लिक डिस्कोर्स में अभी तक उसके बारे में नहीं है। फिर ये निश्चय जो है आपका, ये इसका आधार क्या है? किस आधार पर आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो आज तक जिंदगी का मेरा अनुभव है जी कि क्षमताएं अपनी जगह होती हैं, लेकिन आपके अंदर अगर जुनून होता है तो आप उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हो। जी, वो हमने कश्मीर में देखा, वो हमने यहाँ आपका छत्तीसगढ़ में देखा, नक्सलवाद के इलाके में देखा, वो हमने पंजाब में देखा। जी, जहाँ के जब आपके पास सुविधाएं नहीं, हम जब कश्मीर में गए थे तो AK-47 भी हमारे पास नहीं थी, सरकार के पास नहीं थी। यहाँ कौन सा समय था सर ये? 89 में। हाँ, रूबिया किडनैपिंग जब हुई थी तो किस तरह उस समय सरकार बिल्कुल ढुलमुलपन की सरकार थी जी, जिसको मतलब मुझ जैसे आदमी को ये लगता था कि ये क्या हो रहा है।
जो कश्मीर में जो बटमालू का बस अड्डा है वहां आवाज लगती थी सोपुर कोपुर ओपुर, मतलब सोपुर जाओ, कुपवाड़ा जाओ या ओपुर जाओ, ये कश्मीर की बात है, ठीक है। इसका मायना क्या होता था? मतलब आप अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाना चाहते हो तो आप चले जाओ वहां जी, ठीक है। और वहां से बस चलती थी वहां के लिए। पंजाब का हाल तो आपको मालूम ही है, मिलिटेंसी वाला दौर पूरा। जब नक्सल इलाके में गए तो हमने पूछा कि भाई सुनते हैं यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट है इंटीरियर इलाके में, उजमाड़ का इलाका, और बिल्कुल जी, तो बोले साहब यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट नक्सल्स की है, जनता ना सरकार, जी बिल्कुल। हाँ, तो वो उनका ये था, वो भी गए जी। शाश्वत कुछ नहीं है दुनिया में जी सर, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होगा क्या आपका? किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? अगर अभी मान ली हाइपोथेटिकली, वैसे तो सब जुडिस मैटर है तो उस पर ज़्यादा विवेचना नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी अगर ये जो अभी केस चल रहा है कंटेम्प्ट पिटीशन, अगर इफ़ इन केस फैसला वो जो आप चाहते हैं सीपीएफ काडर अफसर अगर उस तरफ नहीं आता है तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है क्या? नहीं, वो नहीं आएगा तो फिर न्यायालय में बेंच पे जाएंगे। पैसे हमें पूरा विश्वास है इस समय कि जो भी है वो फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम न्याय के पथ पर हैं, हम सत्य के पथ पर हैं जी, और हमारी कोई ऐसी मांग ही नहीं है जी। भाई। जो न्यायालय ने न्याय दिया है, हम तो एक तरह से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं जी। कि भाई राष्ट्र में कहीं इस तरह की कोई चीज ना आ जाए। जब राष्ट्र में उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेटिव अलग है और जुडिशरी अलग है जी, तो जुडिशरी पे अभी जैसे जगह जगह आरोप लगते हैं कि भाई सरकार का इस पे भी ये हो गया, इस पे हो गया, या पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सीबीआई तो तोता है, पिंजड़े का तोता है। जी जी जी। तो उस चीज से बचाने के लिए हमारा प्रयास तो उसलिए भी है कि राष्ट्र की एजेंसी जो हैं, राष्ट्र के जो संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं वो भी कायम रहे ना, तो उसके लिए भी ये लड़ाई याद रखी जाएगी। तो ये केवल सीएपीएफ काडर अफसर की जो मांग है उसकी लड़ाई नहीं है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की भी बात है आप कह रहे हैं? भाई देखो, अब ये लड़ाई तो उसकी भी है भाई, जो कह रहे हैं न्याय की लड़ाई है ना ये तो जी। अब आप कहेंगे कि केवल आप लड़ रहे हैं तो ये न्याय की लड़ाई क्यों है? क्योंकि न्याय की लड़ाई है। अब आप कहेंगे कि संविधान की लड़ाई क्यों, कि हम संविधान के अंदर ही होके लड़ रहे हैं। भाई हमने जब ये लड़ाई लड़ी जी, क्या हमने कोई भी चीज, कोई भी कागज ऐसा इस्तेमाल किया जो कि हमने अपने मन से बनाया हो? हमने सारे के सारे जो आदेश अनुदेश सब वो चीजें इस्तेमाल की जो सरकार ने जारी की थी जी, और उन्हीं के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय जी दोनों ने निर्णय दिए उन्हीं चीजों को देखते हुए जी। तो हम तो यही तो कह रहे हैं कि न्याय को स्थापित, क्या आप नहीं समझते कि राष्ट्र में राष्ट्र के लिए न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है? सर, मगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात जोड़ना चाहूँगा कि न्याय की परिभाषा बदल जाती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद एक अध्यादेश लेकर आया जाता है और इसी देश ने देखा है, इसी राष्ट्र ने देखा है, तो न्याय की परिभाषा तो वहाँ बदल गई सर। वहाँ बदल गई, लेकिन फिर क्या हुआ? जिसने न्याय की परिभाषा बदली थी वो बदल गए कि नहीं बदल गए? अब वो हाथ पैर मार रहे हैं कि नहीं मार रहे कहीं कि आ जाएं हम कहीं से? देखिए, वो जो है कि उनको मत सताइए जिनकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस सो सार भस्म हो जाए। आज सीएपीएफ कमजोर नजर आते होंगे सरकार को कि भाई इनके हाथ में क्या है। भाई किसान के सामने सरकार क्यों झुकी? क्योंकि किसान ताकतवर थे, आके उन्होंने डेरा डाल दिया जी, इसलिए बात हो गई जी। फोर्स के सामने क्यों, जो हमारे महान सेना है भारत की, जो कि मतलब मैं दिल से उसका बहुत आदर करता हूं सेना का जी, उनके सामने सरकार क्यों नहीं ऐसे आदेश लाती कि भाई सरकार का इसमें जो सबसे बड़ा तर्क जी यही तो था कि कोऑर्डिनेशन करना है। एग्जैक्टली ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी में तो कश्मीर में सेना भी काम करती है। कल के क्यों नहीं सरकार की इतनी हिम्मत पड़ती कि ब्रिगेडियर पर हम किसी आईपीएस को बैठा लेंगे, डीआईजी को बैठा लेंगे, या लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पर किसी आईपीएस को बैठा लेंगे जी।
क्योंकि उनके पास ताकत है। सेना के बारे में ये ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। सीएपीएफ के पास नहीं है ताकत? भाई सीएपीएफ तो अपनी अभी तक फोर्स ही नहीं बनी ना। अभी तो सारी की सारी चीजें होम मिनिस्ट्री के पास है। जो हमारी बात है उसको तो कहने वाले तो वही लोग हैं जी। अदरवाइज तो ये मुद्दा यहां तक पहुंचता ही नहीं। भाई मुझे बताइए कि आपके बेटे को या आपके भाई को वो अधिकार जो उसके सब संगी साथियों को मिल गया, वो अधिकार न देना उनको, और तो हमारे जो बॉस थे जी, उनको खुद ही दिलवाना चाहिए था जाते कि भाई इनको ये जो एनएफयू वगैरह इनको सबको दो और ये खत्म करो इसको, किस्से को। ओल्ड पेंशन स्कीम आर्मी में है क्योंकि वहां के जनरल जाके खड़े हो गए जी कि हम खड़े हुए हैं। तो क्या सीएपीएफ ने अपनी बात कही नहीं या फिर पहुंची नहीं या सुनी नहीं गई? अरे कहीं, मैं तो इस बात पर पक्का यकीन रखता हूं कि कहीं नहीं गई। भाई मुझे बताओ कि अगस्त देने में जी किस सरकार को क्या परेशानी थी? तो कौन जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? किसको जिम्मेदार मानते हैं फिर सीधे तौर पर? जो भी हेड कर रहे हैं सीएपीएफ को। तो मतलब सीएपीएफ के ही अधिकारी जो कि हैं आईपीएस या फिर काडर अफसर, कौन है? काडर अफसर के पास तो से है ही नहीं। तो ये तो आईपीएस रहे आपका कहने जो भी हेड हैं, कौन कर रहे हैं सर, बताएं मुझे। जो हेड तो आईपीएस कर रहे हैं, हेड आईपीएस कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आईपीएस ने ये बात कही ही नहीं? आईपीएस ने इस बात को जिस दमदारी से कहना चाहिए कि भाई इनको आप अगस्त क्यों नहीं दे रहे, ये तो उनको कहना चाहिए था ना। कितनी, मान लो 62-63 सर्विस हैं टोटल इंडिया में, बाकी सबको मिल गया, केवल आप सीएपीएफ को नहीं दे रहे जिसको कि सबसे ज्यादा जरूरत है। ओके भाई जो भी है, अगर जाके डीजी रोज कहते वहां होम मिनिस्टर से, बोले सर क्या इसमें कोई ज्यादा पैसे का भी वो अंतर नहीं है, जैसे मान लो आईजी रिटायर, भाई ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ रुपए का अंतर पड़ता, इससे ज्यादा का तो अंतर नहीं था जी। अच्छा, कितना अंतर था? लेकिन वही बात आपने जो कहा है, मानसिकता में अगर ये भर गया कि ये लकड़ी हम हीरे, ये पत्थर हम ये लकड़ी हम चंदन, तो फिर कहाँ बात आएगी? तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर कि सीएपीएफ को जो उनके हिस्से का जो सारी चीज़ें जो कि कोर्ट ने बोला था और जो नियमावली भी थी वो इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आईपीएस नहीं। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूँ, कोर्ट में जाने की हमें जरूरत से पहले तो हम इन्हीं के पास गए थे, तो हाथ जोड़ के कहा था कि हजूर हमको भी दे दो ये अगस्त वाली जो सब चीजों को दे रहे हो। जी जी जी। अगर ये दमदारी से जाते जी, कहते सरकार से कि बोले साहब इसमें इनमें देने में क्या परेशानी है, ओके, तो वो मिल जाता। तो सर अगर वहाँ पे उस समय शीर्ष पद पर आईपीएस की जगह कोई काडर ऑफिसर होता ड्यू टू एनी रीजन, तो आपको लगता है कि सूरत हाल कुछ और होता? हाइपोथेटिकल है बट समझने के लिए बस। अरे तो फिर अगर वो होता तो अगस्त लागू ही होता ना। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कारण ये क्योंकि जब हम बात करते हैं इस पूरी व्यवस्था को समझने की, जो सीएपीएफ काडर अफसर की तरफ से जो तर्क आता है वो ये आता है कि आईपीएस जो ग्राउंड लेवल जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझते हैं, इसलिए कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स भी देते हैं। तो अगर वो व्यक्ति सीएपीएफ काडर का भी ना होके, अगर वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ वहां जाता कि शुरुआत से वो सीएपीएफ में है, पदोन्नति उसकी होती गई है और उसके बाद वो वहां पहुंचा है, तो शायद बेहतर ढंग से कहता। बिल्कुल बेहतर ढंग से कहता। देखिए जिसने लड़ाई लड़ी हो, पहले शुरू में मैंने स्वर्गीय डीडी गुप्ता साहब का नाम लिया, वो बीएसएफ में डेप्टी कमांडेंट रहे थे जी। तो उनको मालूम था कि एक डिप्टी कमांडेंट या एक कंपनी में क्या परेशानी होती है, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, क्या क्या परेशानी है, उनको सब मालूम थी जी। तो बेहतर ढंग से अंडरस्टैंडिंग होती है और बेहतर ढंग से डिसीजन मेकिंग होती है। ओके, ठीक है। इसीलिए तो वो फ्रांस की जो हुई थी क्रांति, तो उसमें कहा था कि भाई ये रोटी मांग रहे हैं तो उनको केक दे दो, केक दे दो, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते थे कि वो बात है। तो वो जो मानसिकता आ जाती है, जो आपने अभी उदाहरण दिए, पता नहीं क्या क्या, प्याज, लहसुन, अदरक, क्या क्या। सर मैंने उदाहरण नहीं दिए हैं, जो हमने इंटरव्यू किया है तो वहाँ से जो चीज़ें निकल के आई हैं, क्योंकि हाँ मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं आईपीएस के पास जाता हूँ तो मैं उनको वही चीज़ें पूछता हूँ जो सीपीएफ काडर अधिकारी बोलते हैं, और सीपीएफ काडर अधिकारियों के पास जाता हूँ तो वो जो आईपीएस ने कहा है। कारण ये क्योंकि ये दो लोग साथ में बैठकर उस बातचीत के लिए इस तरह से तैयार नहीं है, तो हमें बीच में हम तो यार कहाँ कोई बात तो करे।
भाई तैयार मगर दोनों पक्ष होने चाहिए ना तब तैयार। भैया तैयार तो इसमें देखो आईपीएस तो कोई पक्ष है नहीं जी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। आईपीएस अगर पक्ष नहीं है, क्योंकि आपकी जितनी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आईपीएस बीच में आ रहा है ना। मगर मैं बात जोड़ देता हूँ बस, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा सर। वो यही कि आईपीएस को पार्टी क्यों नहीं बनाया। मैंने एक रिटायर्ड आईपीएस का इंटरव्यू किया, मैंने कहा अगर सारी ही दिक्कतें आईपीएस की वजह से आ रही हैं या फिर डेपुटेशन की वजह से आ रही हैं तो उनको पार्टी क्यों नहीं बनाया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर ऐसा ही होता कि सीएपीएफ के जो काडर अधिकारी हैं वो बहुत अच्छे से चला पाते तो आईपीएस को भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक व्यवस्था बनी हुई है इसलिए आईपीएस जाते हैं, सरकार भेजती है, आईपीएस जाते हैं। उनका तर्क था ये, इस पर आप बताएं सर। हाँ बिल्कुल सही था तर्क, उनके तर्क में कोई कमी नहीं है जी। सरकार भेजती है वो आते हैं, ये तर्क बिल्कुल सही है। बिना सरकार के भेजे कोई नहीं आ सकता। वो खुद नहीं आना चाहते, वो कुछ आना चाहते। अभी ये जो है उत्तराखंड में तो कैट में गए हुए हैं लोग, वो जो यहाँ आईजी के पद पर नहीं आना चाहते जी। या डीआईजी के पद हमारे यहाँ थे वो सारे 20% खाली पड़े रहते थे। अभी भी उस दिन तनखा साहब राज्यसभा में कह रहे थे कि 17 आईजी के पद खाली हैं जी। तो ऐसा है, देखो आदमी कई स्तर पर जीता है जी। एक संगठन के स्तर पर जी रहा है, एक व्यक्तिगत स्तर पर भी है जी। चाहे वो आईपीएस हो चाहे वो सीएपीएफ हो जी। अगर उसकी व्यक्तिगत कुछ परेशानियां हैं तो वो अपने ढंग से डिसीजन लेता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। आईपीएस मैं फिर कह रहा हूं कि आईपीएस से हमें क्या परेशानी होगी। बिल्कुल सर, कोई परेशानी और आईपीएस को पार्टी बनाने का हमारा क्या कारण हो सकता है बताइए। आईपीएस से हमें कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल सही बात। आईपीएस मना नहीं कर रहा, आईपीएस ने हमारी एप्लीकेशन को तो भेजा एमएचए। जी, मैं उसी चीज़ पे, क्योंकि मैंने इसका जवाब आपको शुरुआत में भी दिया कि बात निकली कहाँ से, उसके लिए मैं बार बार अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता। चलो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। मगर फिर एक चीज़ निकल कर आती है सर, आपने कहा व्यक्तिगत अगर कोई व्यक्ति जीवन जीता है और वो कुछ करना चाहते हैं तो ये सहूलत सबसे आखिर में हम लोग उत्तरार्ध की तरफ है कि ये सहूलत फिर सीएपीएफ काडर अधिकारी को क्यों नहीं है। अगर व्यक्तिगत जीवन में किसी को कोई परेशानी है, सीएपीएफ काडर अधिकारियों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बस पर पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा अधिकारी जो कि दिल्ली में है, उसके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, बड़ा शांत माहौल है, हर चीज़ रेडीली अवेलेबल है। तो ये व्यवस्थाएं दोनों के लिए समान क्यों नहीं है, ये अगर निजी जीवन को बेहतर बनाने की बात है। बिल्कुल आपकी बात सहमत है कि यही चीज़ तो है, यही तो बात है जी। यही बात तो ये सरकार जो चुन के आती हैं, देखो कई स्तर की बातें होती हैं जो कि एक स्तर की बातें। अब आपने कहा कि डीआईजी यहाँ नहीं आते जी, क्योंकि फील्ड में पोस्टिंग होगी जी, ठीक है। और अगर आप किसी के पास XYZ, देखिए हम तर्कों पे देखें व्यक्तिगत स्तर पे, चाहे वो आईपीएस हो या सीएपीएफ का अधिकारी हो, अगर उसको आप मौका दोगे जी तो वो आनंददायक स्थिति में रहना चाहेगा। ये तो जो संरचनाएं हैं हमारी, इसको इस तरह बनाना चाहिए कि भाई जो कठिन जिंदगी जिएगा, जैसे खरबूजा जो है जब धूप में काफी देर होता है तो मीठा हो जाता है जी, तो इसी तरह जो कठिन जिंदगी जिए, जो हमारी इस तरह की जिंदगी है, वहां से जब लड़के आए तो उसको फिर शांतकालीन पोस्टिंग मिले। जैसे आर्मी में भी है, एक पैटर्न है उनका कि इतने साल फील्ड एरिया, इतने साल फिर ये एरिया, फिर ये सारी चीजें उनकी चलती हैं जी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह का अभी पूरी तरह से स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, डीआईजी में पोस्टिंग ऐसी हैं जहाँ की आपको फील्ड में जाना ही जाना पड़ेगा जी, तो वहाँ वो अवॉइड कर सकते हैं तो कर देते हैं जी। आईजी की रैंक में थोड़ी सी इस तरह का है कि आपकी जीवन में स्थिरता, क्योंकि एक मान लो सीएपीएफ अफसर है, वो 35 साल की नौकरी के बाद बन रहा है जी, ठीक है, तो स्थिरता भी चाहिए आपको, और उस हिसाब से जिस हिसाब से डिसीजन वगैरह लेने हैं उस हिसाब से आपको एक माहौल चाहिए। तो वो आईपी उसमें चाहे आईपीएस हो या सीएपीएफ हो, कोई भी हो, तो वो एक ढांचा व्यवस्थागत बनाया जाता है जी, ठीक है। तो इसलिए है ये, और इसमें दोनों चीजें, एक तो संगठन भी, जैसे फॉर एग्जांपल जो सेवा है जी, आईपीएस एक सेवा है या सीएपीएफ है, तो वो लोग अपने स्तर से, मतलब एक वो अपने हित की बात करते हैं कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा, ये हालांकि होना नहीं चाहिए। आपको न्यायशीलता से, न्यायप्रियता से देखना चाहिए।
लेकिन जब अगर आप ये ढंग से सोचने लगेंगे जी कि भाई हम चंदन तुम पानी, तो थोड़ी सी वैसे मगर चंदन और पानी का तो फिर भी मेल है सर, क्योंकि दोनों शीतलता देते हैं, मगर यहाँ कई बार स्टोन्स एंड स्टिक्स हो जाता है, कई बार हीरा और पत्थर हो जाता है। उससे अलावा सबसे आखिर में संक्षेप में, क्योंकि काफ़ी लंबी विस्तृत चर्चा हो गई, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है आप लोगों का अभी मुझे बताएं। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप कहीं कागज है तो लिख लो जी, हम लिख के दे रहे हैं कि ये अगस्त लागू होगा, लागू होगा, लागू होगा। अब कैसे होगा ये हमसे मत पूछो, पर ये लागू होगा। सवाल तो सर वही है कि होगा कैसे, क्योंकि आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और उसके बाद फिर एक आपकी वो जो आप कह रहे हैं कि शाश्वत कुछ नहीं होता। जटायु को मार के रावण सोच रहा था कि अब किसी को मालूम नहीं पड़ेगा सीता कहाँ गई। अच्छा, सीता माता को लेके रावण जी जी गया जी, था। ठीक है, ठीक है, जटायु ने संघर्ष किया, जी ठीक है, मारा गया, जी लेकिन रावण का भी अंत हुआ। जी तो आपने ये जैसे भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो गया, जी तो दुर्योधन भी मारा गया, दुशासन भी मारा गया, सब का नाश हुआ। जी। तो ऐसा है कि अन्याय करके कोई शासन व्यवस्था स्थिर नहीं रह सकती। सर बहुत संक्षेप में, अब सबसे लास्ट में, एक तो रावण कौन है ये बता दें, दुर्योधन कौन है ये बता दें, है ना, और बिल्कुल, और शकुनी कौन है ये बता दें। जो अन्यायी है, जो अत्याचारी है, वो सब उसी कैटेगरी के लोग हैं। बात मंशा की है, बात मनसा की है, जो है। देखिए एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि दिल्ली में एक पेट्रोलिंग कर ले कोई भी, अच्छा, ठीक है, वो भी राष्ट्र के प्रति बहुत बेहतरीन ड्यूटी कर रहा है, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत है, उसको भी सैल्यूट है, क्योंकि वो भी अगर थोड़ी भी चूक हो जाती है, सरोजनी नगर जैसे कांड हो जाते हैं, जगह जगह बम फट जाते हैं और जो नुकसान होता है वो आपने अभी लाल किले के सामने हुआ, ठीक है, हाँ, मान लिया, सेंसिटिव है। लेकिन जब आप सुकमा में पेट्रोलिंग करने जंगलों में निकलते हैं, जहाँ के आपके कदम कदम पर आईडी फटने का डर है जी, कदम कदम पर आपकी कील जो बड़ी बड़ी नीचे गाड़ के रखते हैं उसका डर है, कदम कदम पर आपके ऊपर अटैक हो सकता है, जहाँ 76 आदमी हमारे शहीद हो जाते हैं जी। तो उसमें और यहाँ की ड्यूटी में थोड़ा सा अंतर है। जो उससे निकल के आता है, ठीक है, तब वो उसका जो सोना है वो कुंदन जब बनता है तो वो उससे तपने के बाद बनता है। बाकी आप कलई कर दो, ये कर दो, तो फिर सब चीज़ें हैं। चलिए सर, बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं 100%, और आप क्योंकि आप तो बिल्कुल यंग हैं, तो आप इसको कर लो। आपके साथ ही आपको बुला के ही मैं इस बात को करूँगा कि लो भाई आओ हर्षमंद जी, ये हो गया। बहुत अच्छा सर, उम्मीद यही है कि जो भी न्याय संगत हो, जो उचित हो, हाँ, न्याय 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 सत्यमेव जयते। अच्छा बताओ, मुंडकोपनिषद में 2500 साल पहले लिख दिया जी, सत्यमेव जयते, जो कि हमारे सब सर्वोच्च न्यायालय और सब जगह लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और इसी के साथ सर आज की इस बातचीत को यहीं मैं कहूँगा अल्प विराम देते हैं। पूर्ण तब होगी जिस दिन शायद जो आप चाह रहे हैं वो होगा, या फिर जो न्याय संगत, नीति संगत, विधि संगत होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी, और सबकी राष्ट्र प्रथम। जब तक हैं हम राष्ट्र प्रथम, जब तक है दम राष्ट्र प्रथम, हमारा तो जिंदगी का उद्देश्य ही है। बहुत शुक्रिया। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए दी एज।